हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं। उसकी क्लास करेंगे। जो यूपी पीसीएस हो या फिर यूपी लेखपाल हो, अलग से मेंशन है ये टॉपिक। आज इसके मूल सिद्धांत और जोखिम वर्गीकरण को पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, समझ के याद भी करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि आपदा क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, आपदाओं का वर्गीकरण देखेंगे और लास्ट में जो एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपदा क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार जो आपदा का अर्थ है किसी समुदाय या समाज के कामकाज में किसी भी स्तर पर होने वाला गंभीर व्यवधान जो खतरनाक घटनाओं के जोखिम, सुभेद्यता और अक्षमता की स्थितियों के साथ परस्पर क्रिया करने के कारण होता है, उसे आपदा कहते हैं। अगर हम इसे और आसान भाषा में समझें तो आपदा क्या है यानी डिजास्टर्स क्या हैं, तो हम अक्सर बाढ़, भूकंप या फिर तूफानों को ही आपदा मान लेते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह सिर्फ घटनाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वीरान रेगिस्तान है या कोई सुनसान जगह है जहाँ पर कोई रहता नहीं है और वहाँ पर कितना भी बड़ा कोई भूकंप आ जाए, तो क्या वह आपदा होगा? तो नहीं, वह आपदा नहीं है, वह सिर्फ भूकंप है, वह आपदा नहीं है। कोई भी घटना आपदा तब बनती है जब वह समाज की कार्य प्रणाली में एक गंभीर व्यवधान पैदा कर दे। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि आपदा का जो समीकरण है क्या है, तो यहीं पर जो वो सूत्र है काम आता है। समीकरण क्या है? आपदा इज इक्वल खतरा प्लस सुभेद्यता प्लस अपर्याप्त क्षमता, या इसी को रिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया कि आपदा क्या है, इसका समीकरण क्या है। अब आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ बचाव कार्य है? तो नहीं, यह सिर्फ बचाव कार्य नहीं है। पहले यही सोच थी, आपदा आई तो तुरंत जाकर के लोगों को बचाना, राहत सामग्री बांटना, लेकिन वो तो तात्कालिक उपाय हुआ, आग लगने पर कुआं खोदने जैसा। लेकिन जो आपदा प्रबंधन है इसकी सोच बहुत आगे की है। यह संसाधनों, जिम्मेदारियों का ऐसा मैनेजमेंट है जिससे कभी भी इमरजेंसी में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। यह है कागजी परिभाषा। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से आसान भाषा में समझें कि आपदा प्रबंधन क्या है, तो जैसे कोई गांव है, एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी ऐसा गांव ले रहे हैं जो नदी के तट पर बसा हुआ है। वहाँ पर क्या है, नदी के तट पर बसा है तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ भी आएगी, तो वहाँ हर साल बाढ़ आती है। तो आपदा प्रबंधन बाढ़ आने के बाद सिर्फ वहाँ पर नाव भेजना नहीं है, बल्कि बाढ़ आने से पहले वहाँ के लोगों को अलर्ट करना, अलर्ट करने का सिस्टम बनाना, सुरक्षित जगह पर सेंटर बनाना, वहाँ के घरों को ऐसे डिज़ाइन करना कि बाढ़ का पानी झेल सकें। इसे कहते हैं आपदा प्रबंधन। ये है असली आपदा प्रबंधन। तो आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, ये हमने समझ लिया। अब जो हमने देखा आपदा का समीकरण, आपदा का जो समीकरण है वो क्या है, आपदा कैसे बनती है, तो आपदा इज इक्वल टू खतरा प्लस सुभेद्यता प्लस अपर्याप्त क्षमता। इसका अर्थ क्या हुआ, इसे समझते हैं। तो अब इसको भी हम उसी कहानी में कंटिन्यू करेंगे जो हमने एक गांव की कहानी ली है कि कोई एक गांव है जो नदी के तट पर बसा है। ठीक है, तो नदी पर बाढ़ का जो पानी है आना, ये तो एक क्या है, नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। और जो ये नेचुरल प्रक्रिया है यानी बाढ़ का पानी आना, इसे कहेंगे हैजर्ड यानी खतरा। और उस गांव में जो ज़्यादातर गांव के जो घर हैं बने हैं वो मिट्टी के बने हैं। उस गांव में जो ज़्यादातर घर हैं कैसे हैं, मिट्टी के बने हैं। तो क्या होगा, पानी का तेज़ बहाव आएगा तो घर जो है बहाव को झेल नहीं पाएंगे। तो ये हुई उस गांव की सुभेद्यता, यानी वह कमजोरी है जिससे खतरा अंदर घुसता है, उसे कहते हैं सुभेद्यता। तो यही है ना, हमने जो समीकरण देखा, आपदा इज इक्वल टू खतरा। खतरा हमने देख लिया क्या है, नदी पर बाढ़ आई, खतरा है। सुभेद्यता क्या है कि वहाँ के जो घर हैं मिट्टी के बने हैं, पानी के बहाव को झेल नहीं पाते, ये हुई सुभेद्यता, उस गांव की कमजोरी जिसे कहते हैं, और जिससे कि वह खतरा अंदर घुसा। अब गांव वालों के पास ना तो नाव है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई चेतावनी सिस्टम है, ये है अपर्याप्त क्षमता। और ये सब जब मिल जाती हैं तो बनती है आपदा। आपदा का समीकरण जो था इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि खतरा क्या है, सुभेद्यता क्या है, अपर्याप्त क्षमता क्या है। खतरा है बाढ़ का पानी,
ये खतरा है। सुभेद्यता क्या है? सुभेद्यता ये है कि वहाँ के जो घर हैं मिट्टी के बने हैं, पानी के बहाव को झेल नहीं पाएंगे। अपर्याप्त क्षमता क्या है कि जो गांव वाले हैं उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई अलर्ट सिस्टम नहीं है, कोई नाव नहीं है। ये सब क्या है? अपर्याप्त क्षमता है। ये सब जो मिल करके बने वह क्या बना? आपदा बनी। ठीक है, तो वही एक भयानक आपदा बन जाती है ये सब मिल करके। अब यहाँ हम देखें तो हम खतरा तो नहीं रोक सकते हैं भाई, बाढ़ तो आएगी क्योंकि ये नेचुरल प्रक्रिया है, बाढ़ आएगी। लेकिन हम मिट्टी के घर सुधार सकते हैं, संसाधन रख सकते हैं जो उस समय काम आए। यही हुआ आपदा प्रबंधन का मूल मंत्र। अब इसके बाद इससे संबंधित दो शब्द हैं, एक सुना है आपने क्षति यानी कि डिजास्टर डैमेज, और दूसरा प्रभाव यानी कि और डिजास्टर इम्पैक्ट। इनमें फ़र्क क्या है? तो क्षति वो है जिसे हम भौतिक रूप से माप सकते हैं, जैसे कि 10 किलोमीटर तक सड़क टूट गई, 50 घर बह गए, 2 पुल तबाह हो गए। ये हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। जैसे कि सड़क माप ली गई कि 10 किलोमीटर तक की है, घर हमने काउंट कर लिए 50 हैं, और 2 पुल काउंट कर लिए कि 2 पुल तबाह हुए हैं। तो यह क्या है? एक फिजिकल रिपोर्ट कार्ड है। और वही आपदा प्रभाव यानी डिजास्टर इम्पैक्ट क्या है? तो इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। इसमें डैमेज तो शामिल होता ही है, इसके साथ साथ मानवीय पहलू भी शामिल होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि आपदा आई अगर, तो क्या हम गिन सकते हैं कितनी मृत्यु हुई? कितने लोग तो पानी में बह गए, जैसे बाढ़ आई तो पता ही नहीं चलता है कितने लोग बह गए, तो हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी मृत्यु हुई, कितनी चोट आई और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यह सब डिजास्टर इम्पैक्ट में शामिल है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि क्षति क्या है और क्षति के साथ साथ जो डिजास्टर इम्पैक्ट है ये क्या है। ठीक है, और अगर आप ये देख रहे हो कि सारा कुछ लिखा क्यों नहीं है, तो एक एक लाइन लिखना इम्पॉसिबल है। जो मैं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्लाइड में लिखे हैं उन पर फोकस करिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिए अगर आप स्लाइड में, तो जो आपदा का समीकरण है खतरा प्लस सुभेद्यता प्लस अपर्याप्त क्षमता, इनमें एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खतरा क्या है। तो खतरा जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जिसमें क्षमता हो वह खतरा है। खतरा 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल हैजार्ड्स यानी प्राकृतिक खतरे, दूसरा होता है मानव जनित। तो जो प्राकृतिक खतरा है इसके अंतर्गत जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है और चक्रवात है, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक खतरे हैं। वहीं अगर मानव जनित खतरों की बात करें तो इसमें मानव की गलती से पैदा हुए खतरे शामिल होते हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, केमिकल रिसाव आदि। यह सब क्या है? मानव जनित खतरे हैं। इसके बाद जो दूसरा शब्द था सुभेद्यता, क्या था? आपदा इज इक्वल टू खतरा प्लस सुभेद्यता। खतरा तो हमने देख लिया, अब देखते हैं सुभेद्यता। तो सुभेद्यता ये वे कमजोरियां हैं जो समुदाय को खतरा के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कमजोर शरीर वाले व्यक्ति को बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, वैसे ही सुभेद्य समाज पर आपदा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके भी कई प्रकार हैं। पहला है फिजिकल यानी कि भौतिक सुभेद्यता, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। भौतिक सुभेद्यता क्या है? तो ढांचे की कमजोरी, जैसे कि एग्जाम्पल ले अगर कि लकड़ी का घर जो है, लकड़ी का घर आग के लिए अत्यधिक सुभेद्य है। लकड़ी का घर भूकंप के लिए तो सही है, लेकिन आग के लिए क्या है? ज़्यादा सुभेद्य है। तो यह भौतिक सुभेद्यता है। आर्थिक सुभेद्यता की बात करें अगर, तो गरीबी क्या है? जैसे गरीब लोग अक्सर बाढ़ वाले इलाकों में रहते हैं या फिर पहाड़ी ढाल वाले इलाकों पर रहने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि सुरक्षित ज़मीन बहुत महंगी होती है। यानी गरीबी बहुत बड़ी सुभेद्यता है। तो ये क्या हुआ? आर्थिक हुआ। सामाजिक की बात करें अगर, तो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, यह आपदा के समय ज़्यादा जोखिम में होते हैं। तो ये हुआ सामाजिक सुभेद्यता। और वहीं अगर मनोवैज्ञानिक सुभेद्यता की बात करें तो सोच की कमजोरी, यह क्या होता है? जैसे नकारात्मक सोच और निर्भरता, जैसे ये मान के बैठ जाना कि अब हम बच नहीं सकते हैं, तो यह सोच उनकी कमजोरी बन जाती है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक सुभेद्यता। तो ये हमने देख लिया सुभेद्यता के प्रकार। सुभेद्यता क्या है? सुभेद्यता के प्रकार। पहले हमने खतरा देखा, खतरा क्या है, फिर सुभेद्यता देखा। अब हम देखते हैं आपदाओं का वर्गीकरण।
आपदाओं का वर्गीकरण, इसमें जो पहला आधार है स्रोत के आधार पर, इसमें है प्राकृतिक, मानवजनित, सामाजिक और प्राकृतिक दोनों। प्राकृतिक तो हो गया जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, ये सब क्या है प्राकृतिक है। मानवजनित जैसे कि गैस रिसाव, रासायनिक रिसाव और ये सब क्या है वृक्षों की कटाई, ये मानवजनित है। तीसरा है सामाजिक और प्राकृतिक दोनों। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे खतरा तो प्राकृतिक होता है लेकिन इंसान की जो हरकतें होती हैं उसे आपदा बना देती हैं। एग्जाम्पल ले, अगर शहरों में बाढ़ कैसे आती है, तो शहरों में बाढ़ जैसे शहरों में बारिश हुई, यह तो प्राकृतिक घटना हो गई, लेकिन नाली जाम होना यह क्या है मानवीय कारण है। तो दोनों ही मिल गए, प्राकृतिक और मानवीय कारण मिल गए, दोनों मिल करके क्या बने आपदा बन गई। दूसरा वर्गीकरण है अवधि के आधार पर। जैसे आपदाओं का वर्गीकरण, इसके दो आधार हैं। पहला स्रोत के आधार पर, तो प्राकृतिक, मानवजनित और सामाजिक और प्राकृतिक दोनों। और जो दूसरा आधार है वो है अवधि के आधार पर। इसमें पहला है रैपिड ऑनसेट यानी कि त्वरित शुरुआत जिसकी होती है। जैसे अचानक से भूकंप आ गया, अचानक से चक्रवात आ गया जिसके लिए तैयारी करने का समय नहीं मिला, इसे कहते हैं त्वरित शुरुआत। दूसरा है मंद शुरुआत जिसे स्लो ऑनसेट कहते हैं, इन्हें रेंगने वाली आपदा कहते हैं। यह धीरे धीरे महीनों या सालों में अपना असर दिखाती हैं और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूखा। सूखा एक दिन में नहीं आता है, धीरे धीरे ज़मीन की नमी सोखता है, फसलें बर्बाद करता है और आखिर में भयानक बन जाता है, भयानक आपदा बन जाती है। तो स्लो ऑनसेट का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है कि रेंगने वाली जो आपदा है स्लो ऑनसेट, इसमें इसका एग्जाम्पल तो सूखा याद रखें। ठीक है, तो ये हमने आपदाओं का वर्गीकरण देखा। आगे हम इनका जो वर्गीकरण देखें एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देखें कि इनसे निपटने के लिए भारत का क्या दृष्टिकोण है। तो सबसे बड़ा बदलाव, भारत प्रतिक्रियावादी की जगह अब निवारक दृष्टिकोण अपना रहा है। जैसे पहले हम आपदा आने पर बचाव करते थे, अब हम क्या करते हैं आपदा के प्रभाव को रोकने के लिए पहले से ही जोर दे रहे हैं, पहले से ही तैयारियां करते हैं। तो यह हुआ प्रतिक्रियावादी की जगह निवारक दृष्टिकोण भारत अपना रहा है। इसे कहते हैं शॉर्ट में कि 3R से हट करके 3P पर आ गया है। पहले 3R था, अब 3P है। ये 3R और 3P क्या है, 3R का मतलब है रेस्क्यू, रिलीफ, रेस्टोरेशन, और 3P का मतलब क्या है प्रिवेंशन यानी निवारण, प्रिपेयरनेस यानी तैयारी, और प्रूफिंग यानी आपदा रोधी बनाना। तो अब हम समस्या की जड़ पर काम कर रहे हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं आपदा प्रबंधन चक्र, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। इस पूरे चक्र को हम दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। एक होता है आपदा पूर्व चरण जिसे जोखिम प्रबंधन कहते हैं, दूसरा है आपदा पश्चात चरण जिसे संकट प्रबंधन कहते हैं। इसमें एक में नुकसान होने से बचा रहे हैं, वहीं दूसरे में नुकसान होने के बाद के हालात संभाल रहे होते हैं। तो जो आपदा पूर्व चरण है उसमें क्या करते हैं, नुकसान होने से बचाने के लिए कार्य करते हैं, और जब आपदा आ गई तो उसके जो पश्चात उसके बाद का चरण है उसमें क्या करेंगे, जो नुकसान हो चुका है उसके बाद हालात संभालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी पहले चरण से। पहला चरण है आपदा पूर्व चरण जिसे जोखिम प्रबंधन कहते हैं, और इसके अंतर्गत 3 मुख्य गतिविधियां हैं। पहली है रोकथाम, दूसरी है अल्पीकरण, और तीसरी कौन सी है, तीसरी है तैयारी। तो जो रोकथाम है इसका मतलब क्या है, आपदा होने से रोक देना, आपदा होने से रोक देना, प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन यानी रोकथाम का उद्देश्य है पूरी तरीके से खतरे को कम कर देना, लेकिन हमेशा तो यह हो नहीं पाता है कि पूरी तरीके से खतरे को कम कर दिया जाए। जैसे कि बाढ़ को हम पूरी तरीके से रोक नहीं सकते हैं, तो यहीं पर फिर जो दूसरा है मिटिगेशन, उसका रोल आता है। मिटिगेशन यानी अल्पीकरण, कि हम पूरी तरीके से नहीं रोक सकते हैं तो उसका अल्पीकरण कर दें, उसे कम कर दें। और फिर है तीसरा है तैयारी। इसका मतलब है कि हमने आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। तो ये है आपदा पूर्व चरण जो 3 चरणों में है, रोकथाम, अल्पीकरण और तैयारी। फिर दूसरा चरण है आपदा पश्चात चरण, इसे संकट प्रबंधन भी कहते हैं, और इसमें 5R आते हैं। 5R मतलब रिलीफ, रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी, ये 5R हैं। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, आप लोग याद रखें। जो हमने पीछे 3R देखा, 3P देखा और ये 5R, इन सब की फुल फॉर्म से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो इनको याद रखें आप लोग, ठीक है। अब इसमें
जो 5R हैं। इसके बाद आपदा तैयारी की बात करें अगर, तो जो पहले आपदा प्रबंधन का मतलब 3R था। पीछे भी हमने देखा था जो भारत का दृष्टिकोण था, पहले क्या था 3R था, अब वर्तमान में क्या है 3P है। 3P यानी कि प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस और प्रूफिंग, यानी रोकथाम, तैयारी और सुरक्षित बनाना। अब इस तैयारी में कई चीज़ें शामिल हैं। पहला तो है फर्स्ट एड ट्रेनिंग, दूसरा है उपकरण स्टॉक, अर्ली वार्निंग सिस्टम और निकासी योजना यानी सुरक्षित निकालना। ये क्या है, दूसरा चरण है आपदा पश्चात का चरण। अब इसी के अंतर्गत एक है DRR, इसकी फुल फॉर्म क्या है, DRR की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसकी फुल फॉर्म है, और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है सभी विकास क्षेत्रों में DRM सिद्धांतों को लागू करना, शामिल करना। सभी के लिए रिस्क कवरेज बीमा सुनिश्चित किया जाए। आपदा प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाना। वैश्विक जोखिम मानचित्रण यानी रिस्क मैपिंग और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना। विश्वविद्यालयों का नेटवर्क, सोशल मीडिया और मोबाइल तकनीकी, स्थानीय क्षमता, आपदा से सीखना, ये सब इसमें शामिल हैं जो 10 सूत्रीय एजेंडा है प्रधानमंत्री का, जो DRR के अंतर्गत है। ये हमने देखा आपदा प्रबंधन चक्र के अंतर्गत। पहला आपदा पूर्व चरण जिसमें जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या है, फिर दूसरा आपदा तैयारी चरण जो है, आपदा पश्चात का चरण जिसे संकट प्रबंधन कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या है इसे समझा। इसके बाद अब हम देखते हैं जो तत्काल कार्रवाई और राहत प्रक्रिया है, यानी राहत और न्यूनतम मानक की बात करें, इससे क्वेश्चन बना है। तो इसमें जो NDMA की न्यूनतम राहत है वह कितनी है, तो इसमें जो न्यूनतम राहत मानक है, महिलाओं के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 2400 कैलोरी भोजन है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर पानी है, और विधवाओं और अनाथों के लिए विशेष देखभाल का अनिवार्य प्रावधान है। यह राहत और मानक है। अब इसके बाद देखिए पहले क्या हुआ, आपदा के पहले तैयारी की गई जिसे हमने आपदा पूर्व चरण कहा। फिर आपदा आ गई, उसके बाद आपदा पश्चात चरण में क्या क्या हुआ ये देखा। राहत और न्यूनतम मानक क्या है ये देखा। अब हम देखते हैं पुनर्वास और पुनर्निर्माण क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो इसमें जो पुनर्वास है, इसमें सड़क, बिजली जैसी सेवाओं को फिर से शुरू किया जाता है। भाई आपदा आई है तो ये सब बर्बाद हो गया है, तो इन्हें फिर से शुरू किया जाता है, इसे कहते हैं पुनर्वास। प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता भी दी जाती है क्योंकि उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही बाढ़ के बाद संक्रामक रोगों की रोकथाम होती है। फिर इसके बाद फिर होता है पुनर्निर्माण। ये तो हुआ पुनर्वास, अब फिर है पुनर्निर्माण। इसका मतलब है रिकवरी जिसे कहते हैं, या पुनर्निर्माण कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। इन दोनों में अंतर क्या है, तो जो पुनर्वास है इसमें स्थायी सुधार होते हैं, और जो पुनर्निर्माण है इसका मतलब होता है टूटे हुए घरों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बनाना। और यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है, जब बनाया जाता है उनको दोबारा, तो यहाँ एक सिद्धांत होता है ट्रिपल बी का मतलब बिल्ड बैक बेटर, यानी पहले से बेहतर बनाया जाए। इसका अर्थ है भविष्य के खतरों को ध्यान में रखते हुए पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना और सुरक्षित बनाना, ये हुआ बिल्ड बैक बेटर। अब जब पुनर्वास का चरण समाप्त हो जाता है तो पुनर्निर्माण कार्य करता है, और पुनर्निर्माण का कार्य जिला प्रशासन को सौंप दिया जाता है। तो ये हमने देखा आपदा प्रबंधन चक्र। अब हम देखते हैं जो हमने देखा था आपदाओं का वर्गीकरण। आपदाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत पहले हम देखते हैं प्राकृतिक खतरों की रूपरेखा। इसमें जो प्राकृतिक खतरे हैं कौन कौन से हैं। तो जो आपदाओं का वर्गीकरण है, इसमें भारत के कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 आपदा प्रवण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश का लगभग 58.6% भूभाग मध्यम से उच्च अति उच्च तीव्रता वाले भूकंप संभावित क्षेत्रों में स्थित है। 12% भूमि बाढ़ व नदी कटाव दृष्टि से संवेदनशील है। तट रेखा की बात करें तो 5700 किलोमीटर क्षेत्र चक्रवात एवं सुनामी के खतरे से प्रभावित है, और देश के कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 68% भाग सूखा प्रवण क्षेत्र है। लगभग 15% भूभाग भूस्खलन संबंधित है, जो मुख्यतः हिमालय एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। वर्तमान में जो NDRF या SDRF है ना, इसमें 12 प्रकार की आपदाएं शामिल हैं। अब इसमें जो हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं, उनमें सबसे पहले है भूकंप। भूकंप क्या है,
तो पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट का अचानक कांपना भूकंप कहलाता है और पहले से पता लगाना मुश्किल है। इसके मापन के जो दो तरीके होते हैं, कौन कौन से हैं? एक है रिएक्टर स्केल, दूसरा है मर्कली स्केल। और जो भारतीय प्लेट है प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की गति से यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है और टकरा रही है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। सिस्मोलॉजी क्या है? तो भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है और इसमें एक होता है भूकंप में अधिकेंद्र, दूसरा होता है फोकस। अधिकेंद्र क्या है? अधिकेंद्र सतह पर फोकस की ठीक ऊपर का बिंदु जहां भूकंप की लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं। देखिए, जब भूकंप आया तो कोई ना कोई केंद्र होगा पृथ्वी के अंदर, तो जो पृथ्वी के अंदर केंद्र है जहाँ से भूकंप की जो लहरें हैं उठती हैं, उसे कहते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। पृथ्वी के भीतर वह छिपा हुआ बिंदु जहाँ से भूकंप की ऊर्जा शुरू हुई, उसे कहते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। और उसके ठीक ऊपर पृथ्वी पर अधिकेंद्र कहते हैं, जिसे सतह पर फोकस के ठीक ऊपर बिंदु जहाँ भूकंप की लहरें सबसे पहले महसूस होती हैं, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। तो ये हुआ भूकंप। और भूकंपीय जोखिम की बात करें अगर, तो 58.6% भूभाग खतरे में है। भारत का 58.6% जो भौगोलिक क्षेत्र है भूकंप के प्रति संवेदनशील है। जोन 5 की बात करेंगे तो 11% है, जो अत्यधिक संवेदनशील और विनाशकारी है। संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत इसमें है, उत्तराखंड है और गुजरात का जो कच्छ है शामिल है। जोन 4 की बात करें तो 18% है, उच्च जोखिम में है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर है, सिक्किम है, पश्चिमी यूपी है। और जोन 3 की बात करें तो ये 30% है, मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र है, जैसे केरल का क्षेत्र है और गुजरात का कुछ हिस्सा है और यूपी का जो दक्षिणी भाग है, ये सब जोन 3 में आता है। जोन 2 की बात करें तो 41% है और सबसे कम सक्रिय क्षेत्र होता है, इसमें प्रायद्वीपीय पठार शामिल है। तो ये हुआ भूकंप के बारे में। अब इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो भूकंप उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में 75 में से जो 58 ज़िले हैं वो जोन 4 में आते हैं और इसमें नेपाल से जो लगे तराई क्षेत्र के ज़िले हैं और पश्चिमी यूपी का बड़ा हिस्सा शामिल है। कुछ ऐतिहासिक भूकंप है, जैसे कि कोयना महाराष्ट्र में 1967 में आया था, लातूर महाराष्ट्र में 1993 में, जबलपुर मध्य प्रदेश में 1997 में और कच्छ भुज गुजरात में 2001 में, 2011 में सिक्किम। ये वे भूकंप हैं जो विनाशकारी थे। इसके बाद अब हम देखते हैं बाढ़ के बारे में। बाढ़ क्या है? बढ़ता जलस्तर। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 12% हिस्सा ऐसा है जो बाढ़ और नदी कटाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बाढ़ के प्रकार होते हैं कई, एक होती है नदीय बाढ़, एक होती है आकस्मिक बाढ़, एक है शहरी बाढ़, दूसरी है तटीय बाढ़। तो जो नदी बाढ़ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कोसी और घाघरा जैसी नदियों के उफान के कारण जो बाढ़ आती है उसे नदीय बाढ़ कहेंगे। आकस्मिक बाढ़ जैसे बादल फटने के कारण अत्यंत कम समय में भारी वर्षा, उदाहरण अगर लें हम तो 2013 में जैसे केदारनाथ में हुआ था या फिर 2023 में सिक्किम में, तो यह क्या है? आकस्मिक बाढ़ है। शहरी बाढ़ कंक्रीट के अत्यधिक प्रयोग और खराब जल निकासी के कारण जल भराव हो जाता है, उसे शहरी बाढ़ कहते हैं। तटीय बाढ़ चक्रवात और सुनामी के प्रभाव से तटीय क्षेत्रों में समुद्र का पानी भरना तटीय बाढ़ कहलाता है। इसके बाद फिर है भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टानों, मलबों या फिर मिट्टी का किसी पर्वतीय ढलान से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। और भारत का लगभग 15% भाग भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, जो मुख्य रूप से हिमालय और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। इसके बाद फिर है तूफान, चक्रवात, साइक्लोन्स। ग्रीक शब्द का जो कुंडली से उत्पन्न हुआ है। चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर हवाओं का जो तीव्र घुमाव होता है ना, उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे केंद्र को आई कहते हैं और यह शांत क्षेत्र, बादल रहित और निम्न दबाव वाला क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? आई कहते हैं। इसके बाद आई बॉल होता है। आई के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो हवाएं सबसे तीव्र होती हैं और भारी वर्षा होती है, उसे आई बॉल कहते हैं। तो ये क्या हुआ?
चक्रवात हुआ। चक्रवात एक वैश्विक शब्दावली है। कुछ चक्रवात हैं जैसे विश्व के पूछे जाते हैं कि हरिकेन चक्रवात है जो कहाँ आता है, तो जो हरिकेन है, हरिकेन उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत सागर में। और इसके बाद टाइफून है जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत सागर जैसे चीन, जापान, फिलीपींस में टाइफून कहते हैं चक्रवात को। और हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में भारत में जैसे चक्रवात कहा जाता है, साइक्लोन। और विली विली कहाँ कहते हैं, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहते हैं। तो ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद फिर अगर हम तटों की बात करें तो भारत के संवेदनशील तट भी हैं। भारत के संवेदनशील जो तट है, गुजरात, महाराष्ट्र, अरब सागर में भी चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति है। और इसमें जैसे कि अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी तट की तरफ, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफानों का सीधा प्रभाव इन पर पड़ता है। और पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, जो अरब सागर में भी चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति से यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो ये संवेदनशील तट हैं प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत। इसके बाद फिर है सुनामी। सुनामी क्या है, तो ये एक जापानी शब्द है और इसमें जो सु है इसका अर्थ है बंदरगाह यानी हार्बर, और नामी का अर्थ है लहर यानी वेव। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हार्बर वेव। सुनामी के कारण क्या है, तो समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री भूस्खलन या समुद्र तल की अचानक विस्थापन के कारण सुनामी आती है। 2004 में इंडोनेशिया के सुमाला द्वीप के पास समुद्र के भीतर तीव्रता का भूकंप आया और प्रभावित क्षेत्र इसमें कौन थे, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, केरल, ये सब प्रभावित क्षेत्र थे। इस आपदा में भारत के लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसी त्रासदी के बाद भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया गया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर एक प्राकृतिक घटना है बादल फटना। बादल फटना क्या है, तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार जब किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा होती है, तीव्र वर्षा होती है, तो इस घटना को बादल फटना कहा जाता है। भारत में बादल फटने की प्रमुख घटनाएं हैं कुछ, जैसे देहरादून उत्तराखंड में 2005 में, साउथ लोहनक लेक है यहाँ पर 2023 में जो सिक्किम में है, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में 2022 में आया था, केदारनाथ आपदा उत्तराखंड जो 2013 की है, लेह लद्दाख त्रासदी 2010 की है। ये भारत की प्रमुख बादल फटने की घटनाएं हैं। इसके बाद फिर है हीट वेव। तो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान ने हीट वेव को लगातार 5 या अधिक दिनों की अवधि के रूप में परिभाषित करता है, जिसके दौरान अधिकतम औसत तापमान लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है और इसकी जो अवधि है मई जून में हीट वेव ज़्यादा चलती हैं। तो ये हमने प्राकृतिक आपदाएं देखा। अब हम देखते हैं मानव जनित आपदाएं, जो प्रकृति का कहर नहीं बल्कि इंसानी गलतियों से होती हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की आपदाएं हैं। एक है जैविक, दूसरा है औद्योगिक और तीसरा है परमाणु। जैविक यानी सूक्ष्म जीवों या उनके जहरीले उत्पादों द्वारा बड़े पैमाने पर बीमारी या मौत होना जैविक आपदा कहलाता है। और इसके बाद औद्योगिक रासायनिक रिसाव है या फिर सिस्टम फेलियर होने से जो भयानक त्रासदी होती है उसे औद्योगिक आपदा कहते हैं। परमाणु आपदा तो रेडियोधर्मी विकिरण से स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीढ़ियों तक रहने वाला जो नुकसान होता है उसे परमाणु आपदा कहते हैं। तो इसका जो पहला टाइप है जैविक आपदा, इसे हम देखते हैं। जैविक आपदा ये 3 तरह से हो सकती हैं, जल जनित, वाहक जनित और वायु जनित। जल जनित यानी वाटर बॉर्न, दूषित पानी के माध्यम से फैलती हैं, एग्जाम्पल हैजा है, टाइफाइड है। और जो वाहक जनित है वेक्टर बॉर्न, कीड़ों से या फिर जानवरों के माध्यम से, जैसे मच्छर से डेंगू और मलेरिया। तो ये क्या है, वाहक जनित है। फिर है वायु जनित, एयरबॉर्न, हवा के माध्यम से सबसे तेज फैलाव। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19 है, ये सब क्या है, वायु जनित है। तो ये आपदाएं हैं जैविक आपदाएं। अब एक सवाल है कि जब ऐसी आपदा आती है तो जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार का कौन सा विभाग है जो मोर्चा संभालता है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय। महामारियों की प्रबंधन संभालने को स्वास्थ्य मंत्रालय जिम्मेदार है। और जब स्थिति जैविक युद्ध जैसी गंभीर हो तो यहाँ पर फिर होम मिनिस्ट्री यानी
गृह मंत्रालय मोर्चा संभालता है। जैसे प्राकृतिक महामारी है तो नोडल एजेंसी कौन सी होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री होगी। और जैविक युद्ध जैसे आतंकवाद है, बायोलॉजिकल जो वारफेयर है, इसमें क्या होगा, जब बीमारी को जानबूझकर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर जो नोडल एजेंसी होगी वो है होम मिनिस्ट्री। ठीक है, और इसके तहत जो कानून काम करता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये काम करता है। इसके बाद जैसे जो कोविड-19 थी, भारत की पहली अखिल भारतीय जैविक आपदा थी जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत नियंत्रित किया गया था। इसके बाद फिर जो हमने मानव जनित देखा तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं औद्योगिक आपदा। अभी हमने जैविक देखा, अब औद्योगिक आपदा में भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में, जिसका कारण क्या था, तो कारण था यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस का भयानक रिसाव। प्रभाव क्या हुआ, रातों रात हजारों मौतें और पीढ़ियों तक जहर का असर। और इससे सबक क्या मिला, तो इस एक घटना ने भारत को यह एहसास दिलाया कि विकास की कीमत इंसान की जान नहीं हो सकती है। और ऐसी गलतियां होती क्यों हैं, तो कारण क्या है, आमतौर पर 3 मुख्य वजह होती है। एक तो सिस्टम फेलियर हो जाए, यानी जब मशीनरी या सुरक्षा उपकरणों में कोई खराबी आ जाए। दूसरा ह्यूमन एरर है और तीसरा नेचुरल ट्रिगर है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी औद्योगिक आपदाएं के रूप में जन्म लेती हैं। जैसे 2001 में गुजरात की कांडला में भूकंप आया तो उस भूकंप से कई केमिकल यूनिट से खतरनाक रिसाव हुआ। मतलब एक आपदा ने दूसरी आपदा को जन्म दिया। भूकंप आया तो एक आपदा हुई, अब उसकी वजह से जो केमिकल रिसाव हुआ दूसरी आपदा, तो एक आपदा ने दूसरी आपदा को जन्म दे दिया। अब जो भोपाल गैस त्रासदी हुई उसके बाद हमारे कानूनी तरीके में क्या बदलाव आया, तो पहली बार हमें एहसास हुआ कि विकास की कीमत इंसानी जान नहीं हो सकती है। इसी एक झटके से भारत के आधुनिक पर्यावरण कानून पैदा हुआ। सबसे पहले 1948 फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करके उसे और मजबूत बनाया गया। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भोपाल ट्रेजेडी के तुरंत बाद का नतीजा था। इसे हम अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसने पर्यावरण से जुड़े सारे कानूनों को एक छत के नीचे ला दिया। और फिर आया पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। पीड़ितों को तत्काल वित्तीय राहत सुनिश्चित करने के लिए 1991 में ये लाया गया था, जिससे कि मुआवजे के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। और फिर आता है 2010 में NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसने पर्यावरण के मामले के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की। तो ये आता है कब, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए उसे हमने देखा। अब इसके अंतर्गत जो हमारा परमाणु आपदा है उसे देखते हैं। ये तो हमने देखा औद्योगिक आपदा। अब जो परमाणु आपदा है उसे देखते हैं, ये क्या होती है। तो परमाणु नाभिक से निकलने वाले विकिरण से खतरा, यह न दिखाई देता है न सुनाई देता है, इसका असर पीढ़ियों तक रहता है। ये कैसे बचा जा सकता है, तो इसके लिए 4 नियम होते हैं इससे बचने के लिए। इनका एक कोड है TDSC, ऐसे आप याद रखें। T से हो गया टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग और कंटेनमेंट, यानी कि विकिरण। T से मतलब टाइम क्या है, तो विकिरण वाले स्रोत के पास कम से कम समय गुजारें। D से डिस्टेंस यानी स्रोत से दूर रहें। और S से शील्डिंग यानी कवच, अपने और स्रोत के बीच शीशा या फिर कंक्रीट ढाल का प्रयोग करें। और फिर है कंटेनमेंट यानी नियंत्रण, रेडियोधर्मी सामग्री को एक मजबूत सिस्टम में बंद रखना, नियंत्रण रखना। ये वहाँ काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके लिए ज़िंदगी और मौत के नियम होते हैं। तो ये कैसे इनसे बचा जा सकता है, ये इसके 4 नियम हैं TDSC, ऐसे आप याद रखें। अब भारत में इतने परमाणु संयंत्र हैं, इनकी निगरानी कौन करता है, तो इसकी कमान सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के हाथ में होती है। और मुख्य नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। असली पहरेदार कौन है इसका, तो AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। यही वह संस्था है जो लाइसेंस देती है, सुरक्षा के मानक तय करती है और ये सुनिश्चित करती है कि देश का हर परमाणु संयंत्र सख्ती से इनका पालन करें। तो ये तो हुई देश स्तर की बातें कि आपदा आई तो देश स्तर पर क्या सुधार हुए, कौन कौन सी आपदा। अब अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें कि वैश्विक स्तर पर आपदा आए तो क्या हो, तो दुनिया एक साथ आती है। जैसे जब 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई तो उसने 14 देशों को प्रभावित किया।
तब फिर दुनिया को समझ में आया कि अकेले लड़ना नामुमकिन है। और वैश्विक स्तर पर आपदा न्यूनीकरण का यह पड़ाव 3 सफ़र से गुजरता है। इसे याद करने का कोड है YHS। वाई से योकोहामा 1994 में, ईयर पूछा जाएगा, याद रखें 1994 में जापान के योकोहामा शहर में योकोहामा स्ट्रेटजी अपनाई गई। ये पहला कदम था रोकथाम तैयारी पर ध्यान देने के लिए। दूसरा है ह्योगो फ्रेमवर्क, यह भी जापान में ही हुआ था। 2005 से 2015 तक इसका टारगेट था 10 वर्षों के लिए। ह्योगो फ्रेमवर्क एक्शन 2005 से 2015, जो 2004 की सुनामी के बाद का नतीजा था। इसका लक्ष्य था रेजिलेंस, यानी कोई समाज वापस से कितनी जल्दी पुरानी स्थिति में लौट पाता है, वो भी बिना टूटे। तीसरा है ऐसे सेंडाई फ्रेमवर्क, जो 2015 से 2030 तक के लिए है। ये ईयर पूछा जाएगा कब से कब तक के लिए है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क का 2015 से 2030 तक के लिए है। यह मौजूदा वैश्विक ढांचा है और इसके 7 लक्ष्य हैं और 4 प्राथमिकताएं हैं। इनमें जो चौथी प्राथमिकता है सबसे महत्वपूर्ण है, जो BBB पर जोर देती है, यानी कि बिल्ड बैक बेटर। इसका मतलब आपदा के बाद पहले से बेहतर सुरक्षित बनाना। इस वैश्विक स्तर पर भारत की क्या भूमिका है, तो भारत अब एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की एक सबसे बड़ी पहल है CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी घोषणा हुई थी 2016 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और यह भारत की वैश्विक लीडरशिप की पहल है। इन सब के बावजूद भी हर वर्ष लाखों जानें जाती हैं। UN के आंकड़ों के अनुसार 13.9 मिलियन पीपल प्रत्येक वर्ष अचानक से आने वाली आपदाओं, जैसे बाढ़ है, तूफान है, इसके कारण विस्थापित हो जाते हैं। और यहाँ एक बात याद रखनी है कि कोई भी सरकारी टीम पहुँचने से पहले समुदाय ही पहला रिस्पॉन्डर होता है, वहीं सबसे पहले वहाँ पर बचाव काम शुरू करते हैं। तो ये हमने देखा आपदाओं का जो वर्गीकरण है और वैश्विक नीति क्या है उसके बारे में। अब इसके बाद जो हम देखते हैं वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसका अगर हम कानूनी और संस्थागत ढांचा की बात करें तो जो 1990 के दशक में हमारे पास कृषि मंत्रालय के अधीन एक छोटा आपदा प्रबंधन सेल हुआ करता था, क्योंकि उस समय आपदा का सीधा मतलब बाढ़ या फिर सूखा समझा जाता था, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ता था। इसीलिए कृषि मंत्रालय की ये अधीन था और हमारा दृष्टिकोण जो था उस समय सिर्फ रिलीफ पर था कि आपदा आई, हमने शिविर लगाए, खाना बांटा और फिर अगली आपदा का इंतजार करने लगे। फिर 2004 में जब सुनामी आती है और सुनामी ने हजारों किलोमीटर तक तबाही मचा दी, तो उस एक घटना ने हमें आईना दिखा दिया और हमने सीखा कि राहत और बचाव काफ़ी नहीं है। जब तक हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम, तटों की मैपिंग, लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे हम लोग, तब तक आपदा के पीछे ही भागते रहेंगे। और फिर तब लाया गया आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और इस अधिनियम ने 3 बड़े काम किए। एक तो इसने आपदा की परिभाषा को व्यापक बनाया, दूसरा प्रतिक्रिया से हट करके तैयारी, रोकथाम और शमन पर जोर दिया, और तीसरा इसने एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार किया। तो इस संस्था के बारे में अब हम जानते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इस अधिनियम का हम इतिहास देखें कि इसकी शुरुआत कब कैसे हुई, तो इससे 2-3 डेट आपको याद रखनी है। एक तो कि यह लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 12 दिसंबर 2005। राज्यसभा में 28 नवंबर, पहले राज्यसभा में हुआ था फिर लोकसभा में। और इसमें जो राष्ट्रपति की सहमति मिली थी वो 23 दिसंबर 2005 को मिली थी। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे भारत के, वो थे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी। जनवरी 2006 में इसे पूरे भारत में लागू किया गया। इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? 11 हैं। टोटल धाराएं कितनी हैं? 79 हैं। और जो नोडल मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय। अगर अधिनियम की संरचना की बात करें तो ये 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय संरचना है इसकी। केंद्र में सबसे ऊपर है NDMA, जिसकी फुल फॉर्म से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, याद रखें। तो NDMA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और यह नीति और योजनाओं का सर्वोच्च निकाय है। राज्य में बात करें, राज्य स्तर पर होता है SDMA, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। और
यह राज्य आपदा प्रबंधन का नियंत्रण करते हैं। फिर है DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष जिला अधिकारी होते हैं और संपूर्ण कमांड इन्हीं के हाथ में होती है। तो जो NDMA है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, इसमें सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसमें अध्यक्ष को लगा करके 10 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष सहित 10, अध्यक्ष को हटा करके अन्य सदस्य की बात करें तो 9 है। कार्यकाल है 5 वर्ष का। और जो सदस्यों की नियुक्ति है, सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसका जो गठन किया गया है NDMA का, ये धारा 3A के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद फिर है जो SDMA के अध्यक्ष पदेन मुख्यमंत्री, अभी हमने देख लिया। और इसमें जो सदस्य होते हैं अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष सहित बोला जाए तो 9 सदस्य होंगे। और इसके बाद फिर है DDMA। और जो ये SDMA है, इसका जो गठन हुआ है धारा 14(1) के तहत किया गया है। DDMA, इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं और गठन इसका जो किया गया है 25 के तहत किया गया है। धारा 25 के तहत गठन किया गया है। इसमें जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 8 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष सहित। ठीक है, तो ये हमने देखा आपदा प्रबंधन अधिनियम के जो 3 स्तरीय ढांचा है उसको। अब जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 का, इसमें हालिया संशोधन हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में सबसे बड़ा और हालिया संशोधन आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से किया गया है, जो संसद में पेश किया गया था आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के नाम से। और इसे 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और आधिकारिक तौर पर 9 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। संशोधन में कुछ बदलाव किए गए, तो इनमें जो 5 महत्वपूर्ण बदलाव हैं उन्हें हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि UDMA। राज्य की राजधानी और जो बड़े नगर निगम हैं वाले शहरों में विशेष शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन भी किया गया। अभी हमने जो देखा 3 स्तर देखे थे, एक तो हो गया राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा हो गया राज्य स्तर पर, तीसरा था जिला स्तर पर। लेकिन जो 2025 में संशोधन किया गया है, अब इसमें राज्य की जैसे राजधानी है और बड़े नगर निगम वाले शहरों में भी विशेष शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया गया, जिसे UDMA कहेंगे। दूसरा है SDRF, इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। राज्य आपदा मोचन बल को कानूनी मान्यता दी गई और राज्यों को इसके गठन व कार्य निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया इस संशोधन से। तीसरा है आपदा डाटाबेस। NDMA और SDMA स्तर पर अनिवार्य राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस बनाने का प्रावधान किया गया। चौथा है प्रमुख समितियों को कानूनी मान्यता दी गई। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को वैधानिक दर्जा दिया गया। और पांचवा है योजना निर्माण में बदलाव। अब राष्ट्रीय और राज्य आपदा सीधे NDMA और SDMA द्वारा तैयार की जाएगी। पहले यह कार्य जो करती थी कार्यकारी समितियों द्वारा किया जाता था। ये 5 मुख्य बदलाव हैं जो 2025 में संशोधन द्वारा इसमें किए गए हैं। अब इसके बाद प्रमुख संस्थान और उनकी भूमिकाएं देखते हैं। तो राहत और बचाव के लिए है और दूसरा क्षमता निर्माण के लिए। जो राहत और बचाव के लिए है, एक है NDRF जो केंद्र स्तर पर है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और वर्तमान में इसमें 16 बटालियन है। केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन राहत हेतु ये प्रबंधित है। दूसरा है राज्य स्तर पर SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। राज्य स्तर पर तत्काल राहत हेतु इसको बनाया गया है SDRF को। और जो क्षमता निर्माण के लिए है NIDM यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसका कार्य है प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना क्षमता निर्माण और अनुसंधान रिसर्च के लिए, और ये NDRF को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा जो अधिनियम है उसका ढांचा क्या है, 3 स्तरीय ढांचा देखा जिसमें NDMA, SDMA, DDMA देखा। फिर जो 2025 में संशोधन से बदलाव हुए हैं उनको देखा, और उसके बाद जो हम संस्थान देख रहे हैं इनमें देखा NDRF और SDRF। तो जो NDRF है इसमें जो 16 बटालियन है, मैंने बताया वर्तमान में पूछे तो 16 बटालियन है। इनको ट्रेनिंग कौन देता है, तो ट्रेनिंग देने का जो कार्य है वो NIDM का है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का है। ये NDRF को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है, इनको ट्रेनिंग देता है।
ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं आपदा मोचन बल NDRF। जो NDRF है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, भारत की एक विशेष आपदा राहत एवं बचाव इकाई है, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2005 का जो अधिनियम है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के अंतर्गत की गई थी NDRF की स्थापना। नोडल मंत्रालय इसका गृह मंत्रालय है और इसका ध्येय वाक्य है आपका सेवा सदैव सर्वत्र है। इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करते हैं, जो आमतौर पर भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वर्तमान जो महानिदेशक हैं, पूछा जा सकता है कौन है, तो श्री पीयूष हैं, जो कि IPS। और वर्तमान में इसमें 16 बटालियन है। ये तो बात रही NDRF की। अब SDRF को देखें, राज्य आपदा मोचन बल। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया। राज्यों में SDRF का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 और NDMA के दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य गृह विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश SDRF का जो मुख्य नियंत्रण कक्ष और मुख्यालय है वो कहाँ है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल की स्थापना नवंबर 2016 में की गई थी। यहाँ का जो आदर्श वाक्य है वो है हम बचाने के लिए सेवा करते हैं। उत्तर प्रदेश आपदा मोचन बल को 3 मुख्य जोन में बांटा गया है, पश्चिमी जोन, मध्य जोन और पूर्वी जोन। अब इसके बाद इस अधिनियम की कुछ प्रमुख धाराएं देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धारा 3 है। धारा 3 में है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA की स्थापना। धारा 6 में NDMA की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। और धारा 8 में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के गठन का उल्लेख है। धारा 14 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA का गठन। और धारा 25 जिला आपदा प्रबंधन यानी DDMA का। तो NDMA का है धारा 3, SDMA का किस में है, धारा 14 में है, और धारा 25 में है DDMA का। धारा 44 में क्या है, NDRF के गठन की बात की गई है धारा 44 में। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम के कुछ दंड और अपराध से संबंधित धाराएं हैं। जैसे धारा 51 है, अवरोध के लिए दंड की बात की गई है कि आपदा प्रबंधन कार्य में अगर कोई बाधा डालता है तो उसको 1 वर्ष तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। फिर झूठे दावे के लिए दंड, इसका उल्लेख धारा 52 में है। राहत सामग्री या मुआवजा पाने के लिए झूठा दावा करने पर 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और धारा 54 इसमें है झूठी चेतावनी या फिर अफवाह फैलाना। आपदा की गंभीरता की झूठी अफवाह या अलार्म प्रसारित करने जिससे कि दहशत फैल जाए, ऐसे में 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है। तो ये कुछ सजा से संबंधित जो धाराएं थी उनको। अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, इसी कानून के तहत पूरे देश में और राज्यों में एक ढांचा तैयार किया गया। और इसी अधिनियम के तहत जो हमारी पहली बड़ी संस्था है वो है UPSDMA, जो उत्तर प्रदेश में बनाई गई उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है और जिला स्तर पर है DDMA, जिसका जो अध्यक्ष है जिले का अधिकारी होता है। प्रदेश में जो भी योजना है वह जिले में DM के नेतृत्व में ही लागू होती है। इन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए एक विशेष बल भी है जिसे SDRF कहते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि NDRF की तर्ज पर बनी उत्तर प्रदेश की अपनी फोर्स है, जिसका कार्य है बाढ़, इमारत ढहना या बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करना इसका कार्य है। तो ये हमने देखा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को। अब इसके बाद अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन। उत्तर प्रदेश में जो 75 ज़िले हैं, इनमें से जो 58 ज़िले हैं किसी न किसी आपदा के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आते हैं, हाई रिस्क जोन में। राज्य की विशाल भौगोलिक विविधता इसे अलग अलग प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। मुख्य खतरे क्या हैं यहाँ पर, तो नदियाँ बाढ़ लाती हैं, हिमालयी जो टेक्टोनिक प्लेट की निकटता होने की वजह से भूकंप आता है, और आसमान से वर्षा अधिक हो गई या फिर सूखा हो गया, ये आपदाएं हैं। अब इनमें अगर हम बात करें जल प्रलय की, तो उत्तर प्रदेश की जो सुभेद्यता जल प्रलय की बात करें तो प्रकृति उत्तर प्रदेश की सबसे आम और व्यापक आपदा है। प्रभावित क्षेत्र जो इसमें है बाढ़ से,
वो है राज्य का लगभग 27% भूभाग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आता है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश जो पूर्वांचल का क्षेत्र है ना सर्वाधिक प्रभावित होता है। मैप में भी अगर आप देखें तो ये जिले प्रभावित हैं। जो प्रमुख नदियां हैं बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार, उनमें से है गंगा, यमुना, सरयू जिसे घाघरा कहते हैं, गंडक और राप्ती नदियां। इनमें जलस्तर बढ़ने और गाद जमा होने के कारण हर साल तबाही होती है। इसके बाद फिर अगर हम देखें भूकंप, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूकंप का खतरा रहता है। आप ये जो जिले देख रहे हैं हाईलाइट है रेड कलर से, ये उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि प्रकृति की बात करें तो त्वरित शुरुआत वाली आपदा जिसका पूर्वानुमान लगाना सबसे कठिन हो जाता है। और उच्च जोखिम जोन 4 उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं ना सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और नेपाल सीमा से जो सटा है तराई क्षेत्र, ये उच्च जोखिम वाले जोन 4 में आते हैं। और वहीं मध्यम जोखिम में जोन 3 है जो राजधानी लखनऊ है सहित जो तराई का शेष भाग है ना वो जोन 3 में आता है। इसके बाद फिर अगर हम सूखे की बात करें तो बुंदेलखंड का क्षेत्र, मैप में भी आप देखें ये क्षेत्र जो है सूखे का प्रकोप होता है। इसमें सूखा एक मंद शुरुआत वाला आपदा है, मंद शुरुआती आपदा है जिसे स्लो ऑनसेट डिजास्टर या फिर क्रीपिंग इमरजेंसी कहते हैं, जो महीनों में धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। संवेदनशील जो क्षेत्र हैं इसमें वो कौन से हैं, तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश, विशेष करके बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, झांसी, बांदा, महोबा ये सब और विंध्य क्षेत्र इसमें शामिल हैं। समाधान की दिशा की बात करें तो इस क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसको एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इसके लिए कुछ उत्तर प्रदेश में योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे यूपी आपदा मित्र योजना है। इसमें समुदाय की भागीदारी के लिए इसको चलाया गया है। आपदा के समय स्थानीय लोग ही होते हैं जो सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हीं के लिए ये चलाई गई है यूपी आपदा मित्र योजना। राज्य सरकार सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थानीय युवाओं को विशेष ट्रेनिंग दे रही है। उद्देश्य है कि स्थानीय जो क्षमता है, लोकल कैपेसिटी को मजबूत करना, ताकि बचाव और राहत कार्य तुरंत शुरू किया जा सके, जिससे कि अपर्याप्त क्षमता के जोखिम को कम किया जा सके। और एक है, 2 ऐप हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक है दामिनी ऐप, दूसरा है सचेत ऐप। तो दामिनी ऐप क्या है, विशेष रूप से जो आकाशीय बिजली है इसकी सटीक चेतावनी के लिए इसको बनाया गया है और किसानों और ग्रामीण आबादी को बिजली गिरने से 30 से 40 मिनट पहले ही अलर्ट प्रदान करता है दामिनी ऐप। सचेत ऐप भारत सरकार का ऐप है जिसका उत्तर प्रदेश में व्यापक उपयोग हो रहा है। सभी प्रकार की आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी का जो अलर्ट है जारी करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नदियों की जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उसके लिए आधुनिक तकनीक का विस्तार हो रहा है। बाढ़ के सटीक पूर्वानुमान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रडार और सेंसर आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। नवीनतम पहल की बात करें अगर 2024 में गोरखपुर और कुशीनगर जिलों में राप्ती नदी के जलस्तर की निगरानी के लिए एक नए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। यह प्रणाली बाढ़ के खतरे को मापने और समय रहते निकासी योजनाएं लागू करने में प्रशासन की मदद करती है। और इसके बाद एक नंबर भी है, आपातकालीन जीवन रेखा संपर्क सूत्र, यानी अगर आपात के समय आपको कॉल करना है तो उसके लिए राहत आयुक्त कार्यालय, यह उत्तर प्रदेश में सभी आपदा राहत कार्यों का जो नोडल केंद्र है, मुख्य कंट्रोल रूम हम कह सकते हैं। उसके लिए जो राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर है वो है 1070 और जिला स्तर पर है 1077। तो दोनों याद रखें, राज्य स्तर पर 1070 हेल्पलाइन नंबर है, जिला स्तर पर है 1077 है। और यह एक केंद्रीकृत प्रणाली है जो बचाव टीमों, चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री के लिए समन्वय का कार्य करती है। तो ये हमने संपूर्ण आपदा प्रबंधन को पढ़ लिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इसे 1 से 2 बार वीडियो को देखें और इसके बाद इनकी PDF जो है टेलीग्राम में पड़ी है, वहाँ से आप रिवीजन कीजिए। इससे बाहर कोशिश रहेगी कि आपका क्वेश्चन नहीं आए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।